क्योंकि मैं तो शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर वही हाँ। फिर अब मुझे इतने साल हो गए शादी हुए कि तो अब आदत सी पड़ गई कि जब तक वो हाँ नहीं बोलती कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तब तक मैं कुछ चुन नहीं पाता। फिर मैं कभी चिढ़ जाता हूँ अपने आप से कि जब शादी नहीं होती तब तो मैं खुद जो भी पहनता था, पहन के निकल जाता था, तो इतना सोचना है क्यों कपड़ों के बारे में? या 10 दिन उस हिसाब से तानिया और मैं कपड़े चुनते कि मैं क्या पहनूँ, और मैं ले जाता हूँ सब कुछ, फिर एंड में मैं गंजी पहन के घूमता रहता हूँ। मैंने इतनी ज़िंदगी देख ली है, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस लाइफ के, मुझे हम उनसे सीखते हैं। शायद मैं ऐसे कैरेक्टर्स जब मैंने करियर शुरू किया था उनको निभा नहीं पाता ठीक से। अब मैंने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, और ऐसे कैरेक्टर्स आप तभी प्ले कर सकते हैं या तो अगर आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं शुरू से और आप में कुछ है जो आप कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस से सिखाया है, और आज भी सीख रहा हूँ मैं। इतने 30 साल हो गए लेकिन अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। कहानी बहुत मुश्किल होती है ढूँढना और लिखना, और आजकल आप देख ही रहे हैं सिनेमा में इतनी फ़िल्में बनती हैं लेकिन उनकी कहानियाँ ठीक नहीं होती। और हमने भी वो उसी दौर से हम गुज़रे थे। अपने के बाद हमने यमला पगला दीवाना की जो बहुत बड़ी हिट हुई। तो उसके बाद बाकी 2 जो बनाई उनकी कहानियाँ ठीक नहीं थी और वो चली नहीं। बिच्छू तो आप लोग हैं, आपका प्यार है जो चाहता है कि मैं बिच्छू 2 करूँ या सोल्जर 2 करूँ। बिल्कुल। पर वो सब अभी क्या, पता नहीं, वो सब मेकर्स के ऊपर है। इसी में मैं बात करूं, संदीप रेड्डी वांगे एनिमल, बैट्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान और बंदर अनुराग कश्यप। मैं अगर पूछूं इन तीनों डायरेक्टर्स में क्या अलग है, ये लोग कैसे काम करवाते हैं? तीनों अलग हैं, आप उनकी फ़िल्में देख लीजिए अब मुझे जाकर वो ऐसा काम मिल रहे हैं जो मैं एज़ एन एक्टर समझ रहा हूँ ज़्यादा। मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो उस वक़्त शायद हमारी इंडस्ट्री में इमेज सब कुछ थी और उस हिसाब से आपको काम मिलते थे। लेकिन अब जाकर मैंने वो उसको ब्रेक किया है, मैं उससे निकला हूँ। सलमान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसने मुझे एक बड़ी फ़िल्म, अपनी फ़िल्म में एक रोल दिया, जिससे यंगस्टर्स ने पहचानना शुरू किया मुझे कि बॉबी देओल एक है एक्टर। एनिमल इज़ सबसे स्पेशल इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट बना मेरी लाइफ में जो हर एक एक्टर वेट करता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा नाम, मेरी प्रेजेंस कैसे मैं सेट कर पाऊँ इंडस्ट्री में। तो वहाँ सेट पर होता था, सिर्फ भाषा अलग है, बाकी स्टाइल तो सेम ही है सबका फिल्म बनाने का। वहाँ सिर्फ लंच ब्रेक टाइम पे होता है। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट योर फिल्मोग्राफी, आपके काम की मैं बात करूं उसके पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट योर ड्रेसिंग। हम लोगों ने ना एक शिफ्ट देखा है आपकी ड्रेसिंग का, एयरपोर्ट लुक हो गया है, अभी भी जिस तरह से आप ड्रेसअप हो गया होते हो बहुत कूल लग रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, कैसे तैयार हो रहे हैं आजकल? सिर्फ अंदर से इंसान खुश होता है तो चेहरे पे दिखता है, फिर जो भी पहनता है वो अच्छे दिखते हैं कपड़े। मैं तो यही कह सकता हूँ, पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं कैसे कपड़े क्या पहनता हूँ। मुझे कपड़ों का शौक है बचपन से। एक्चुअली बचपन से नहीं, मैं जब 15 साल का हुआ था तब मैंने पहली बार पापा के साथ लंदन में शॉपिंग करने गया था, और पापा खुद अपने लिए चुनते थे जोड़ा और मेरे लिए चुनते थे। तो मैंने बोला यार ये तो कपड़े अच्छे हैं यार, पहन के मज़ा आता है। तब से आदत पड़ी और फिर कुछ ज़्यादा ही पड़ गई। और कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ कहीं जा रहे हो, एग्जाम्पल एयरपोर्ट, तो आप अलग अलग कुछ ट्राई करो कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं नहीं ये नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं, मैं लगेगा। ऐसे नहीं सोचता। हाँ। मेरी वाइफ ज़्यादा सोचती है ओके। मैं क्या पहनता हूँ, क्योंकि मैं तो शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर वही हाँ। फिर अब मुझे इतने साल हो गए शादी हुए कि तो अब आदत सी पड़ गई कि जब तक वो हाँ नहीं बोलती कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, तब तक मैं कुछ चुन नहीं पाता। फिर मैं कभी चिढ़ जाता हूँ अपने आप से कि जब शादी नहीं होती तब तो मैं खुद जो भी पहनता था, पहन के निकल जाता था, तो इतना सोचना है क्यों कपड़ों के बारे में? पर मेरी वाइफ ही मुझे चुन के कपड़े देती है जब मैं जाता हूँ। एयरपोर्ट लुक के लिए ही नहीं, मतलब मैं तो जब कहीं जाता भी हूँ तो पूरे शॉप मतलब पूरे 5-6 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन, उस हिसाब से तानिया और मैं कपड़े चुनते कि मैं क्या पहनूं, और मैं ले जाता हूँ सब कुछ, फिर एंड में मैं गंजी पहन के घूमता रहता हूँ। तो मुझे गंजी का बहुत शौक है, तो ज़्यादातर मैं टैंक टॉप्स में होता हूँ। पर यही है, मतलब आई लाइक टू आई एन्जॉय क्लोथ्स, और अगर आप एंजॉय करते हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है आप पर। ट्रू ट्रू ट्रू, सो ट्रू। और आपको देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ये तो हो गया ड्रेसेस का, क्लोथिंग का। अब मैं आपके काम के बारे में बात शुरू करना चाहूँगा। 3 दशक का सिनेमाइक करियर, जिसमें अलग अलग शेड्स, अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे हैं। मैं अगर पूछूं कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर या फिल्म आपके दिल के सबसे करीब रही है, तो वो कौन सी होगी? जो पहली शुरुआत करो तो हमेशा वो पहला दिन, वो पहली फिल्म, हम्म, वो पहला सब कुछ आपके दिल के बहुत करीब होता है, क्योंकि वो आपकी शुरुआत थी। और मेरे लिए बरसात मेरी सबसे स्पेशल फिल्म है। उसमें क्योंकि सपना था और सपना पूरा हो रहा था कि मैं फिल्मों में आ रहा हूँ, तो दैट्स द मोस्ट स्पेशल। बट अगर अगर मैं सोचूं कि मुझे सबसे स्पेशल और कौन सी फिल्में लगती हैं मेरे करियर में, तो उसके बाद दिल लगी, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे डायरेक्ट किया था। और मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा काम उस वक्त दिल लगी में था, क्योंकि भैया मुझे एकदम पहचानते हैं, मैं उनका भाई हूँ, मुझे पूरी तरह से जानते हैं। तो एज ए डायरेक्टर वो मुझे पूरा समझ पाए थे, क्योंकि डायरेक्टर आप जब काम करते हैं तो डायरेक्टर आपको तब तक समझ नहीं पाता जब तक वो कुछ दिन बिता ना रहे। लेकिन भैया तो मुझे, मतलब मैं बड़ा ही उनके बचपन सामने से हुआ हूँ, जी। तो मुझे लगता है वो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी उस वक्त। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरे बहुत रिश्ते बने कितने लोगों के साथ, अब्बास भाई, मुस्तन भाई, हुसैन भाई, उनके साथ कितनी फिल्में की हैं। राजीव राय, उसके साथ एक फिल्म की थी लेकिन बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और ऐसे काफ़ी फिल्में, मेरे कज़न गुड्डू धनोआ, उनके साथ बिच्छू की थी, शहीद की थी, और ऐसे बहुत से हैं। मैं सबके एकदम से नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन कोई कोई फिल्में जो उस वक्त चली नहीं, अब लोग उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, जैसे कि करीब, उसे गाने, फिर और प्यार हो गया, उसका म्यूज़िक बहुत कमाल का था। पर मेरी ज़िंदगी, मुझे लगता अब मुझे जाकर वो ऐसा काम मिल रहे हैं जो मैं एज एन एक्टर समझ रहा हूँ ज़्यादा। मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो उस वक्त शायद हमारी इंडस्ट्री में इमेज सब कुछ थी और उस हिसाब से आपको काम मिलते थे, लेकिन अब जाकर मैंने उसको ब्रेक किया है, मैं उससे निकला हूँ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में आया और उसने मुझे मौका मिला अलग किस्म के रोल करने का। और आहिस्ता आहिस्ता सलमान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसने मुझे एक बड़ी फिल्म, अपनी फिल्म में एक रोल दिया, जिससे यंगस्टर्स ने पहचानना शुरू किया मुझे कि बॉबी देओल एक है एक्टर। पर उससे उससे मदद मिलती रहती है, क्योंकि और आहिस्ता आहिस्ता एंड ऑफ द डे क्लास ऑफ 83 मेरे लिए सबसे स्पेशल है अगेन, बिकॉज वो मेरा पहला कदम था OTT प्लेटफॉर्म पर। और रेड चिलीज़ के साथ पहली बार काम किया रेड चिलीज़ के साथ। फिर आश्रम, प्रकाश जी ने मुझे आश्रम दी और आश्रम ने मेरा पूरी इमेज ही बदल दी। उससे और मुझे फ़ायदा हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बॉबी देओल को हम ऐसे कैरेक्टर में देख सकते हैं। और दैट डेफिनेटली चेंज अ लॉट। जहाँ जाता था सब आश्रम की बात आज तक करते हैं, और वो ऑल थैंक्स टू प्रकाश जी। उन्होंने क्या देखा मुझ में कि मुझे चूज़ किया उस कैरेक्टर के लिए। फिर आई लव हॉस्टल, जो ऑल्सो वॉज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, अगेन रेड चिलीज़ के साथ थी वो फिल्म। और डेफिनेटली एनिमल इज़ सबसे स्पेशल इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट बना मेरी लाइफ में जो हर एक एक्टर वेट करता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरा नाम, मेरी प्रेजेंस कैसे मैं सेट कर पाऊँ इंडस्ट्री में। और एनिमल ने मुझे वो दिया। और अगेन संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला, उसने पता नहीं मुझ में क्या देखा, क्योंकि उस वक्त बड़ी फिल्म में ऐसे कैरेक्टर मिलना मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उससे पूरा बदल गया। सिल्वर स्क्रीन का जो मैजिक है उससे तो पूरी आपकी लाइफ बदल जाती है। और अब जाकर फिर से OTT प्लेटफॉर्म पे मेरा शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड 30 साल पूरे हो रहे हैं, और 30 साल भी एकदम धूमधाम से हो रहे हैं, धमाकेदार। धमाकेदार हो रहे हैं। और ये इसका क्रेडिट मैं आर्यन खान को देता हूँ। उसने मुझे इस फिल्म, अपने वेब सीरीज़ में लिया और इतनी मेहनत करवाई हम सब से, और सब पूरा शो इतना, जहाँ जाता हूँ एनिमल के बाद सब मुझे अबरार बुलाते थे, अब जहाँ जाता हूँ सब मुझे अजय तलवार अजय बुलाते हैं। तलवार बुलाते हैं। तो ये एक किस्म से आपको गेज हो जाता है, एक मिल जाता है कि एक इससे काफ़ी लोग आपको और देख रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं
you know. So that's been my journey in these 30 years. आपने अभी जब ये पूरा अपना जर्नी बताया उसमें एक चीज़ मेरे को क्लिक करी कि जो आपके 90s के प्रोजेक्ट्स थे उसमें आप एज ए हीरोइक कैरेक्टर्स थे, एक्शन था, कॉमेडी था, रोमांस था, बट अब जो बॉबी 2.0 हैं उनके कैरेक्टर्स बहुत इंटेंस हैं, बहुत डार्क हैं, आपको कहीं ना कहीं सोचने पर उसके बारे में बात करने पे मजबूर कर देते हैं। कि मैंने इतनी ज़िंदगी देख ली है, मैंने इतने एक्सपीरियंसेस लाइफ के, मुझे हम उनसे सीखते हैं। शायद मैं ऐसे कैरेक्टर्स जब मैंने करियर शुरू किया था उनको निभा नहीं पाता ठीक से। अब मैंने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है और ऐसे कैरेक्टर्स आप तभी प्ले कर सकते हैं या तो अगर आप बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं शुरू से और आप में कुछ है जो आप कर लेते हैं। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस से सिखाया है और आज भी सीख रहा हूँ मैं। इतने 30 साल हो गए लेकिन अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया, उधर भी मैंने सीखा। मेरे साथ इतने यंगस्टर्स थे, उनके कैसे वो प्रोसेस है उनका काम करने का, उनके अंदर जो आग है, उनके अंदर जो वो एक इंटेंसिटी और वो एक मतलब जो उनके अंदर वो है एक, जो मैं अपने पापा में देखता हूँ आज तक। अभी 90 साल के होने वाले पापा आज भी बोलते रहते हैं मुझे काम करना, मैं घर पे बैठ नहीं सकता। सो यू गेट इंस्पायर्ड एंड इंस्पिरेशन से आप और मेहनत करते हैं, आपको और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलने वो एक स्ट्रेस रहता है, वो एक स्ट्रगल रहती है एक्टर के लिए। पर मैं लकी हूँ, मुझे मिले हैं अभी रिसेंटली और लोगों ने मुझे उन सब कैरेक्टर्स के लिए इतना प्यार दिया है। तो मेरे जितने भी फैंस हैं जो 30 साल से मेरे साथ हैं वो अब और प्राउड फील करते हैं कि उनके बॉबी ने उनका दिल खुश कर दिया, 30 साल बाद भी। True. आपने अभी धर्म जी का जिक्र किया, आपने अभी सनी सर का जिक्र किया। मैं अगर पूछूं अपने के अपकमिंग कुछ या यम्मा पगला दीवाना का कुछ अपकमिंग पास पे कुछ प्लानिंग? अपने कहानी बहुत मुश्किल होती है ढूंढना और लिखना, और आजकल आप देख ही रहे सिनेमा में इतने फिल्में बनती हैं लेकिन उनकी कहानियाँ ठीक नहीं होती। और हमने भी वो उसी दौर से हम गुजरे थे। अपने के बाद हमने यमला पगला दीवाना की जो बहुत बड़ी हिट हुई, तो उसके बाद बाकी दो जो बनाई उनकी कहानियाँ ठीक नहीं थी और वो चली नहीं। तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसे ही करें क्योंकि हम तीनों साथ में हैं। पर और स्क्रिप्ट ढूंढना और मिलना वो बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मतलब दिल से चाहता हूँ कि पापा और भैया और मैं एक दोबारा फिर से कुछ करें, देखते हैं क्या होता है। और बिच्छू 2 को लेके कुछ अपडेट? बिच्छू तो आप लोग हैं, आपका प्यार है जो चाहता है कि मैं बिच्छू 2 करूं या सोल्जर 2 करूं। बिल्कुल। पर वो सब अभी का पता नहीं, वो सब मेकर्स के ऊपर है। मैं अगर ये पूछूं कि जो बरसात के जो बॉबी देओल थे वो अगर एनिमल के बॉबी देओल को देखते कैसे रिएक्ट करते? मैं कैसे रिएक्ट करता, ये सवाल, मैं इम्प्रेस होता। मैं सोचता कि जब मैं थोड़ा और मैच्योर हो जाऊंगा तो मैं ऐसा रोल करना चाहूँगा। आपकी फिल्मोग्राफी में आपने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अगर रिसेंट में मैं बात करूं, संदीप रेड्डी वांगे एनिमल, बैट्स ऑफ बॉलीवुड आर्यन खान, और बंदर अनुराग कश्यप। मैं अगर पूछूं इन तीनों डायरेक्टर्स में क्या अलग है, ये लोग कैसे काम करवाते हैं? तीनों अलग हैं। आप उनकी फिल्में देख लीजिए, आप उनका पूरा करियर देख लीजिए। आई मीन ऑब्वियसली आर्यन ने तो पहला कदम रखा है और उसने पहले कदम रखते ही दुनिया को दिखा दिया कि वो कितना काबिल है, कितना एक नया नाम है, एक नया उसका तरीका है सोचने का। तो तीनों बहुत अलग है, आप उनकी फिल्में देख ले। तो इट वाज अ ग्रेट, सबके साथ एक अलग प्रोसेस होता है उनका खुद का, तो सब अलग ही हैं एकदम। आप मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, उनकी फिल्में ही बता देती हैं आपको कि कैसे डिफरेंट है वो। और एनिमल में कुछ और आगे कुछ ऐसा है कि आप वापस आ सकते हैं? क्या कभी पता, कुछ बात हुई संदीप से? ऐसी बातें तो नहीं है। वो संदीप बेचारा बिजी है, बीच में कभी कभार बात हो जाती है। पर वो लिख रहा है और कह रहा है आई एम रियली ट्राइंग हाउ टू राइट, आई मीन ही वांट्स टू राइट इट रियली बेटर, क्योंकि इतना मतलब इतनी बड़ी हिट है एनिमल, तो ऑब्वियसली एनिमल पार्क को इतना लाइटली नहीं ले रहा। वो मेहनत कर रहा है, पर अभी वो प्रभास के साथ काम कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है, मुझे खुद पता नहीं। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, करीब 3 दशक का करियर है ना, इतने सालों में इतनी फिल्मों के बाद, इतने कैरेक्टर्स के बाद, आज भी कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ता है कि फिल्म को कमर्शियल कितनी सक्सेस मिल रही है, इसका असर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे पड़ता है नहीं पड़ता है? वो तो हमेशा ही पड़ता है, वो तो रीत है, वो तो हमारा, वो तो है ही, ऐसे होता ही है। जब फिल्में चलती हैं तो लोग आपको और काम देते हैं, फिल्में नहीं चलती तो लोग दूर भागते हैं। पर ये तो होता ही है। पर
मैं बहुत लकी हूँ कि जो मैंने किया अभी तक, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। तो जब आपका काम पसंद आता है ना लोगों को, चाहे आपकी फिल्म चले या ना चले, आपको फिर भी काम मिलता रहेगा। और यही मैं चाह रहा था बहुत सालों से, यही मैं मतलब 10 साल से यही ट्राई कर रहा था कि मैं कुछ अलग करूं, मेरे कैरेक्टर, मेरे इमेज से बाहर निकलूं। तो मैंने पोस्टर बॉयज़ की थी, जो बहुत अलग थी, पर वो फिल्म चली नहीं। लेकिन वो मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या बोलते हैं, श्रेयस के साथ काम करने का। मैंने बहुत सीखा उससे, और बस वही ट्राई कर रहा हूँ। और साउथ, जैसे हमने जो आपका रिसेंट काम है, साउथ भी आपने एक्सप्लोर किया है। साउथ इंडियन फिल्म्स का प्रोसेस हिंदी फिल्म से, मैं अगर कहूँ बॉलीवुड से, कितना अलग होता है? मैं वहाँ सेट पर होता था, सिर्फ भाषा अलग है, बाकी स्टाइल तो सेम ही है सबका फिल्म बनाने का। वहाँ सिर्फ लंच ब्रेक टाइम पे होता है। और जो जो ये चीज़ कही जाती है कि वहाँ की फिल्म्स कल्चरली काफ़ी जुड़ी हैं, इस चीज़ को आप मानते हो? वो तो हर सिनेमा में कल्चरली अगर आप जुड़ो तो ही फिल्में आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और हम लोग यही कहते रहते हैं कि साउथ सब बड़ी फिल्में बना रहा है, हिंदी सिनेमा में कुछ बन नहीं रहा। लेकिन अगर आप अपनी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो साउथ में भी उतनी फिल्में चलती हैं, हर फिल्म तो चलती नहीं। हिंदी सिनेमा में भी उतनी फिल्में चलती हैं, पर डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा लोग इस पे अहमियत देते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग, यू नो, प्रोडक्शन वैल्यू और ये सब कुछ। तो शायद लोग उन फिल्मों को अभी, क्योंकि कोविड की वजह से लोग को साउथ सिनेमा से ज़्यादा पहचान हो गई है, तो जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। लेकिन क्या है कि आप घर पर बैठ के जब देखते हो वो स्टोरीज़, अगर वही स्टोरी को आप रीमेक करें इंडिया हिंदी सिनेमा में, तो उनका कल्चर थोड़ा सा एक अलग सोच है उनकी, हमारे अलग है। तो कभी कभार वो फिल्में उस हिसाब से चलती नहीं हिंदी सिनेमा में। पर डेफिनेटली वहाँ पर और यहाँ पर उतना ही टैलेंट है। मैं बस और मैं क्या कहूँ, मतलब मैं इतना ही कह सकता हूँ। अभी हम लोग बैट्स का जिक्र कर रहे थे, उसका मेरे को एक सीन याद है जहाँ पे अजय तलवार को मिलने के लिए एक फैन दीवार कूद के आ जाता है। अभी आपके घर जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में बाहर, घर के बाहर भी हमने फैंस देखे हैं। मुझे कोई आपका फ़ैन मोमेंट बताइए ना जो याद रह गया हो। बहुत सारे होंगे बट कोई ऐसा जो बहुत खास रहा हो। मेरे सारे फैंस मेरे दिल के करीब हैं, ऐसे एक नहीं है जिसने कुछ ज़्यादा प्यार दिया मुझे। मुझे हर हर एक ने उतना ही प्यार दिया है। कोई दिखा सकता है, कोई दिखा नहीं पाता। कोई चुप रहकर मुझे इतना प्यार देते हैं, कोई बोल बोल कर मुझे प्यार देते हैं, पर सब मेरे लिए एक जैसे ही हैं। तो आज सुबह मुझे इतने मैसेजेस आए, सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को, गरीबों को, सेलिब्रेट करने के लिए कि वो मेरे 30 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसा बहुत होता है। और मैं जो भी हूँ, मैं आज यहाँ बैठा हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यार मिलता है मेरे फैन से। और मैं हमेशा यही मानता हूँ कि मैं जो हूँ मैं उनके प्यार की वजह से हूँ। और बैट्स ऑफ बॉलीवुड 2, क्या कुछ उस पर ये तो पता नहीं, अभी अपडेट? कुछ पता नहीं मुझे। इट्स टू अर्ली टू से आर्यन क्या करने की सोच रहा है। मतलब वो तो होता है, ट्रेंड है कि अगर एक वेब सीरीज़ का एक सीज़न चल गया तो उसके बाद में दूसरा सीज़न बनेगा, तो स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि दूसरा भी बनेगा। अब बनेगा ये नहीं बनेगा इसका जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं। जब भी स्टार किड्स की बात होती है तो अक्सर कहीं ना कहीं उन पर एक प्रेशर सा रहता है कि आपको एक लेगेसी जिसको आगे बढ़ाना है। अभी आर्यन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आर्यन की इतनी तारीफ हो रही है। आपने क्योंकि शाहरुख के साथ भी काम किया है, बात किए जानते हैं, आर्यन के साथ अभी काम किया है। आपको लगता है उन दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है और कुछ ऐसे जो एकदम अलग है? वो तो होता ही है, बाप बेटे में सिमिलैरिटीज़ और एक डिफरेंस होता ही है, हर फैमिली में होता है। बिल्कुल। ये नहीं कि शाहरुख है तो उसका बेटा अलग है और वो उसमें कुछ मिलता जुलता है, नहीं। सब बच्चे बाप के लिए उनके दिल के करीब होते हैं। उनमें हर बच्चा अपने बाप को देख के बड़ा होता है, वो चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनूं। और मैं यही कह सकता हूं कि गौरी और शाहरुख ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत ही अच्छे इंसान है। सबसे ज़रूरी बात तो वो है, एंड ऑफ द डे अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो पहले सबसे एक अच्छा इंसान बनो, और बाकी सब अच्छा हो बुरा हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका दिल आपको हमेशा यही कहता रहेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, आप फिर भी संभल जाते हो। अगर आप में वो परवरिश ना मिली हुई हो और अगर आपके दिल में हमेशा लोगों के लिए बुरा है
तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और सर हम आपको कब देख सकते हैं आपके बच्चों के साथ ऑन स्क्रीन? अभी तो बहुत टाइम बाकी है, सिर्फ 30 साल हुए हैं, करूँगा मैं और काम।